put in the chat box as a question also. ठीक है, I'll try to answer whenever possible. So first, why the GIT is important? हम आपको GIT क्यों पढ़ा रहे हैं? Because if whenever you go into the OPD, आप ऑलमोस्ट सेकंड थर्ड पेशेंट आपको GIT प्रॉब्लम से आता है. किसी को गैस है, किसी को पेट में दर्द है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को डायरिया है. मे बी नॉट अ सेपरेट issue, but maybe as an add-on issue also. That's why GIT is very important. Also, जब आप अभी आपको you are in a second year, but no one you everyone expects you are doctor. तो आपको basic therapy of constipation, diarrhea और other basic GIT, गैस की, acidity की, सबकी आनी चाहिए आपको ट्रीटमेंट. ठीक है. So today we are going to discuss constipation, diarrhea and the inflammatory bowel disease. ठीक है. In the 12-1 lecture. So, for topic we're starting with pharmacotherapy of constipation and diarrhea. Hold on. So, what is constipation? Constipation is a disorder characterized by unsatisfactory defecation that results from infrequent stools, difficult stool passage or both. Constipation आपका सिर्फ एक ब्रॉड ये आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपका इसका डेफिनेशन कि इनफ्रीक्वेंट स्टूल भी हो सकते हैं, डिफिकल्ट इन पासिंग स्टूल भी हो सकते हैं और कैन बी बोथ आल्सो. Yeah. So, treatment of constipation includes laxatives and cathartics. Now, what is the difference between laxatives and cathartics? Laxatives होते हैं that help in evacuation of formed fecal material. मतलब stools will be proper stools, but आराम से निकलेंगे. Cathartics का क्या है? They help in evacuation of unformed, usually watery stools. ठीक है. Laxatives में आप proper stools निकलेंगे आपके और cathartics में predominantly आपका liquid या फिर watery stools निकलेंगे. ठीक. हाँ. So, coming on to the classification of laxatives. They include bulk forming laxatives, surfactants, or also known as stool softeners, osmotic laxatives. These are luminally active agents. ना absorb होते ना कुछ होते, सिर्फ luminally active. Then comes the stimulant laxatives, prokinetics, जिसमें आपके सेरोटोनिन एगोनिस्ट भी आ जाएंगे, आपके D2 ब्लॉकर्स भी आ जाएंगे और some न्यूरोजेंस. Now coming on to the first ones, that is a bulk forming laxatives. Now these include methyl cellulose, bran, dietary fiber, psyllium. वे हम हर एक को बोलते हैं कि आप फाइबर्स खाओ, स्टूल्स आराम से होंगे, जिसे भी आपको कॉन्स्टिपेशन होता है. क्यों? क्योंकि दे इंक्रीज द स्टूल बैंक एंड वाटर कंटेंट. दे आर ऑस्मोटिक. पानी खींच के आपका दे इंक्रीज द वाटर कंटेंट. तो द स्टूल्स बिकम सॉफ्ट एंड आल्सो दे स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस. बट मेगा कोलोन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपका कोलोन बहुत डिस्टेंडेड है, आपने और डिस्टेंड किया तो इट में बर्स्ट. Second are stool softeners, also known as surfactants. These include examples are written there. और क्या एग्जांपल लोगे? एग्जांपल लिखे तो ऊपर ऊपर उतारो है ना. हाँ. तो बल्क फॉर्म में आपको डायरेक्ट फाइबर हो गया बेसिकली. ठीक है. या मिथाइल सेल्यूलोज हो गया आपके. सेकंड आ गया आपके स्टूल सॉफ्टनर्स. इसमें हो गए आपके लिक्विड पैराफिन, मिनरल ऑयल जैसे. ठीक है. इसमें भी क्या है, दे रिड्यूस सरफेस टेंशन ऑफ स्टूल एंड स्टिमुलेट इंटेस्टाइनल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट सिक्रीशन. ठीक है. इन दोनों में आपका कोई बोलना से सो इन दोनों में क्या है, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं है. दे आर ओनली ल्यूमिनरली एक्टिव ओनली. ठीक है. सिमिलरली ऑस्मोटिक परगेटिव्स में दी कैन बी मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम फॉस्फेट, पॉलीथाइन ग्लाइकॉल एंड लैक्टोज. लैक्टोज से सिरप भी आते हैं, टैबलेट्स भी आती हैं. ठीक है. इसमें भी आपका वाटर रिटेंशन होता है, दस पेरिस्टाल्सिस भी इंक्रीज होती है और वाटर कंटेंट भी बढ़ता है. ठीक है. और ऑल्सो दे मे स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ कोलेस्टोकाइनिन, जिससे आपकी मोटिलिटी बढ़ जाएगी.
ठीक। तो इन तीनों में आपका सिर्फ ल्यूमिनली एक्टिव है, ठीक है। तो लैक्टुलोज दे लो, फाइबर दे दो, ठीक है, पेशेंट को आप कुछ भी दे सकते हो, राइट। देन कम्स द स्टिमुलेंट ऑफ एट एंड फॉरगेटिव्स। ठीक है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में ये कॉन्ट्राइंडिकेट होता है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ। सो बट प्रॉब्लम क्या है इनके साथ, whenever there is a chronic use, ठीक है, these may lead to मेलेनकोसिस कोलॉन या फिर ब्राउन पिगमेंटेशन ऑफ कोलॉन हो जाता है, ठीक है। प्लस प्रेगनेंसी में यूज नहीं करते क्योंकि दे आर कार्सिनोजेनिक, ठीक। ऑल्दो हम जनरली यूज भी नहीं करते, ठीक है। हम कॉमनली आपका ल्यूमिनल वाले ही यूज करते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द न्यूअर एजेंट्स, ठीक है। नाउ दीज में इंक्लूड या तो क्लोराइड सिक्रेटरी एजेंट्स हो, नाम से ही आपका वो है, ठीक है, सच एज लुबिप्रोस्टॉन, ठीक है। क्लोराइड इन वाटर फ्लू बढ़ाते हैं एंड कॉमनली यूज्ड इन क्रॉनिक इडियोपैथिक कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। Always remember, आप जब whenever you treat the primary constipation of case आता है, you always use the least toxic या least जो आपका एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करे, ठीक है। तो हम 99% आपको ऑस्मोटिकली ड्रग यूज करते हैं, जो ऑस्मोटिकल एजेंट्स होते हैं, ल्यूमिनली ऑस्मोटिक एजेंट्स होते हैं, ये कम यूज करते हैं बहुत। और इन केस ऑफ ओपियोइड इंड्यूस कॉन्स्टिपेशन हम ओपियोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज करेंगे, चाहे मिथाइल नल्ट्राजोन एक्सेट्रा, ठीक है। सो ये था कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन कैन बी बोथ हार्ड स्टूल्स एज वेल एज आपका या फिर लेस पासिंग ऑफ स्टूल, भाई पेट दर्द कर रहा है उसका या फिर एक दूसरे से स्टूल नहीं हुआ, और तब भी और इफ आफ्टर ऑल दीज ड्रग्स भी नहीं होता तो वी कैन यूज अ एनीमा, ठीक है, फॉर जस्ट पासिंग ऑन द स्टूल्स। इसे हम रेक्टली इंड्यूस करते हैं एनीमा को एंड इट में कॉज आपका पैसेज ऑफ स्टूल्स, ठीक। नाउ कमिंग ऑन टू द डायरिया, ये था हमारा कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन का बहुत इजी है आपका, एक है आपका ऑस्मोटिक, एक है आपका एटेंट वाले। वी प्रिडोमिनेटली यूज ऑस्मोटिकल्स, लैक्टुलोज, फाइबर हो गया आपका, ऑयल इथाइल ग्लाइकॉल हो गया, ठीक है, और एटेंट पे आपके अलग होगा, ठीक। चल, नाउ कमिंग ऑन टू डायरिया। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायरिया? डेफिनेशन कहती है आपकी मोर देन 3 वाटरी स्टूल्स इन 24 आवर पीरियड। नाउ रिमेंबर द कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी को लेट से 4 टाइम्स जा रहा है वो, बाय कॉन्स्टिपेशन अगर मिल्क फीडिंग किड्स, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट ऑलवेज की कॉन्स्टिपेशन आपका मिल्क फीडिंग किड्स में, ठीक, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता। अब वैसे आप हर एक में पूछ सकते हो, कोई नॉर्मल खा रहा है तो कॉन्स्टिपेशन क्यों हो गया, ठीक है। देयर आर मेनी फैक्टर्स, न्यूरोलॉजिकल से आपका, लोकल फैक्टर से भी, डाइट से भी आपका, ठीक है, मदर फीड से भी, बहुत फैक्टर हो सकते हैं आप, ठीक है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक फैक्टर नहीं है जो एक फैक्टर जो इसकी वजह से हो। सो इसमें क्या इंपॉर्टेंट लगता है, स्टूल में कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट। मान लिया किसी को 4 या 5 टाइम्स भी स्टूल जा रहा है डेली, बट स्टूल्स आर प्रॉपर कंसिस्टेंट, तो आप डायरिया नहीं बोलो, ठीक है। डायरिया अकर्स ड्यू टू एक्सेस ऑफ वाटर इन फीसेस, ठीक है। 10 प्रॉब्लम क्या है डायरिया से होने को क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम ये है कि भाई एक तो इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो जाएंगे, ठीक है, वाटर लूज, इलेक्ट्रोलाइट लूज हो गया, आपका वीकनेस आएगी, ठीक है, एंड फर्दर कॉम्प्लिकेशन। तो इसमें तो इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, इंक्रीज सिक्रीशन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा का बढ़ जाता है आपका, प्लस ऑस्मोटिक लोड बढ़ जाता है आपका, ठीक है, एंड मे बी और कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकोसा एंड एक्सुडेशन इनटू ल्यूमेन, ठीक है। तो डेफिनेशन इज मोर देन 3 stools where the consistency is more important, ठीक है, of these stools. Now it is one of the major cause of morbidity and mortality worldwide, especially in developing countries, ठीक है। बाहर भी होता है, यहाँ पे भी होता है, ठीक है, और हर एज में होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों में होता है या किसी एज, हर एक एज में हो सकता है ना। इंडिया ऑलमोस्ट एवरी 1000 चिल्ड्रन डाई एवरी डे ड्यू डायरिया, इतना ज्यादा ये प्रीडोमिनेंट है। नाउ पैथोजन क्या क्या हो सकते हैं?
ठीक है। प्रीडोमिनेटली ये बोलते हैं आपका रोटा वायरस होता है, ठीक है। प्रीडोमिनेटली ऑल दिस इज ड्यू टू रोटा वायरस, स्पेशली इन चिल्ड्रन। और अदरवाइज एडल्ट्स में भी अगर कुछ नहीं है, कोई और फैक्टर्स नहीं मिल रहा है, तो इट इज ड्यू टू रोटा वायरस। एज एज वाइज इसका ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि सिर्फ एडल्ट्स में वायरस की वजह से नहीं होता, सब में होता है, ठीक है। पहले ये मानते थे कि हम बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो उसके वजह से अलग वायरस बनता है। अब हम मानते हैं कि प्रीडोमिनेटली वायरस की वजह से होता है। दैट्स व्हाई वी हैव अ न्यू हाइपोस्मोलर वायरस। अदर बैक्टीरिया क्या क्या है उसमें आपके शिगेला, साल्मोनेला, कॉलरा, विब्रियो कॉलरी, प्रोटोजोन्स एक्सेट्रा, और कुछ में पैथोजन मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो वी आर कमिंग टू व्हाट इज द बेसिक पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायरिया, या फिर नॉर्मली क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है, लेफ्ट साइड ह्यूमन है आपका, राइट साइड आपका ब्लड है, ठीक है। ल्यूमिनल साइड आपका सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर होता है, ब्लड साइड सोडियम पोटेशियम पंप होता है, ठीक है। इस साइड से आपका को ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होते हैं और वहां से सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज होता है ब्लड से। मतलब जब भी कोई आपका इन्फेक्शन होता है या कोई वायरस होता है, वो आपका सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। इससे आपको डायरिया होता है, सोडियम लॉस हो जाता है। बट सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर चलता है, ठीक है। तो कोई भी आपको अगर इन्फेक्शन हुआ तो सोडियम पोटेशियम पंप इनहिबिट होगा, ना कि आपका सोडियम ग्लूकोज पंप, ठीक है। सिमिलरली व्हेन वी कम टू नॉर्मल विलस सेल, ठीक है, इसमें सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट होता है। दीज आर दिस ट्रांसपोर्टर इज इनहिबिटेड बाय सीजीएमपी एंड सीएमपी। तो कोई भी कॉलरा, कोई भी प्रोटोजोन इन्फेक्ट करता है तो वो सीएमपी या सीजीएमपी लेवल बढ़ाता है आपका, ठीक है। तो इस वजह से आपका उसमें डायरिया होता है इन केस ऑफ प्रोटोजोन्स या फिर बैक्टीरिया में। अब डायबिटिक्स में क्या होता है, डायबिटिक्स में बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। डायबिटिक्स में आपका न्यूरोपैथी की वजह से डायरिया हो सकता है कि भाई न्यूरोपैथी हो गई, या फिर इन्फेक्शन की वजह से डायरिया हो सकता है आपको, क्योंकि इम्यूनिटी कम है तो इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इन दैट कैन बी बोथ कॉजेस। चलो, तो दोनों वायरस का हो गया और ये बैक्टीरिया के हो गया पैथोफिजियोलॉजी, है ना। अब कॉलरा टॉक्सिन क्या करता है, ये थर्ड वाला हो गया, ठीक है। वायरस, नॉर्मल बैक्टीरिया और कॉलरा टॉक्सिन। कॉलरा क्या करता है आपका ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करता है, ठीक है, डायरिया हो जाता है, ठीक। नाउ coming on to treatment of diarrhea. Now treatment of diarrhea is divided into three parts: treatment of fluid depletion, maintenance of nutrition and drug therapy, ठीक है। कोई भी केस आए डायरिया का, यंग आए एडल्ट आए, कॉमन ट्रीटमेंट होता है इसका मोर और लेस। तो फर्स्ट कमिंग ऑन टू रिहाइड्रेशन। भाई वाटर लॉस हो रहा है तो आप वाटर तो रिप्लेनिश करोगे ना, ठीक है, या फ्लूइड रिप्लेनिश करोगे आप। तो दिस इज डन इन मोस्ट ऑफ द केसेस, चाहे वो कोई भी हो, यंग एडल्ट, माइल्ड या मॉडरेट, कैसा भी आप डायरिया हो, ठीक है। तो इट कैन बी डन बोथ आईवी और ओरली। नाउ हम आईवी हाइड्रेशन कब यूज करते हैं आपका, आईवी कब लगाते हो आप, हर एक डायरिया के पेशेंट को थोड़ी आप चढ़ा दो, क्या ग्लूकोज चढ़ा दो, सलाइन चढ़ा दो, ऐसा थोड़ी होता है। जिसमें सीवियर होता है, मोर देन 10% ऑफ बॉडी वेट लॉस होता है आपका, तब हम आईवी हाइड्रेशन देते हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है इसमें, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, या फिर 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन के अंदर ये देते हैं, ठीक है। ओनली इन केस ऑफ मोर देन 10% बॉडी वेट लॉस, इसे हम सीवियर बोलते हैं, ठीक है। और इट शुड बी इन्फ्यूज्ड ओवर 2 to 4 आवर्स। एकदम से नहीं होते, क्योंकि हार्ट लोड, एकदम से हार्ट लोड आ सकता है और इट कैन गो टू कार्डियक अरेस्ट या फिर एरिथमिया हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद जब आपने एक बार रिप्लेनिश कर दिया, उसके बाद रेट ऑफ इन्फ्यूजन इज मैच्ड विद द फ्लूइड लॉस, जितना लॉस हो रहा है उतना आपको देते रहना है, ठीक है। और वंस एक बार पेशेंट ओरली ले सकता है तो यू हैव टू शिफ्ट टू ओरल रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। तो अगर आप ओरल ले रहे हैं तो ओरल ही देना है। अगर सीवियर में चला गया है पेशेंट, चाइल्ड और एडल्ट, तब आपको आईवी देना है, नहीं तो ओरल पे ही यू हैव टू स्टिक टू ओरल। ओरल कब देते हैं, या तो माइल्ड हो या मॉडरेट हो, ठीक है, 5 to 7 या फिर 7 to 10% बॉडी वेट लॉस हो आपका। नाउ कमिंग ऑन टू न्यूअर ओआरएस। ओआरएस इज ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। अब उस ओआरएस के आपको कंपोनेंट्स पता होने चाहिए। एवरी एग्जाम, चाहे थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, ये 100% आंसर। अगर आप ओआरएस नहीं बता पाए, यू आर फेल, यू आर बाउंड टू फेल, ठीक है। ओआरएस का आपको मिलीमोल्स पता होने चाहिए, अमाउंट कोई नहीं पूछ रहा आपसे, मिलीमोल्स पता होना चाहिए। सोडियम 75, पोटेशियम 20, ठीक है, क्लोराइड 65, साइट्रेट 10, ग्लूकोज 75,
ठीक है। साइट्रेट हम बफर की तरह यूज करते हैं आपका, बाकी सोडियम क्लोराइड आपका एक्स्ट्रा इंटरसेलुलर आयन हो गया। और ग्लूकोज, बिकॉज सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर है, इसलिए हम ग्लूकोज यूज करते हैं। रिमेंबर द फंक्शन ऑफ ग्लूकोज इज नॉट एनर्जी, जस्ट टू एज अ सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट, उसके लिए देता है। तो 245 मिलो ऑस्मोल के लिए मिली ऑस्मोल वाला वो होता है आपका न्यू ओआरएस। ओल्डर ओआरएस में ये ज्यादा था, तब हम मानते थे कि प्रीडोमिनेटली बैक्टीरिया की वजह से होता है आपका, ठीक है। अब हम मानते हैं प्रीडोमिनेटली वायरस की वजह से होता है, तब भी हमें ग्लूकोज की जरूरत नहीं है, ठीक ना। अब बाय चेंजेस इन ओआरएस, वही एक तो हम देखा कि न्यू ओआरएस से आपका स्टूल आउटपुट कम हो गया, वॉमिटिंग कम हो गई, आईवी की जरूरत नहीं पड़ी हमें, ठीक है। प्लस रिडक्शन इन लेवल्स ऑफ ग्लूकोज एज वेल एज सॉल्ट रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ डायरिया, ठीक है। प्लस इसकी इफेक्टिवनेस चिल्ड्रन में जिन्हें आपका नॉन कोलरा डायरिया था उनमें भी बहुत अच्छी होती, इवन इन कोलरा आल्सो, दिस इज वेरी गुड, ठीक है। न्यू ओआरएस, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए न्यू ओआरएस में क्या कम किया हमने, सोडियम कम कर दिया, ग्लूकोज कम कर दिया, ठीक है, दोनों कम करा है हमने न्यू ओआरएस। अच्छा, ओआरएस आपको कैसे, हाउ डू यू राइट और प्रिस्क्राइब ओआरएस, ठीक है। कोई पेशेंट आया या कोई भी आया, चाइल्ड आया, क्या ओआरएस कैसे ओआरएस प्रिस्क्राइब करोगे? You have to tell them take 1 packet of ORS, mix in 1 liter of clean drinking water. क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अगर मान लिया लेट से आप गाँव बोलो तो वहां पे आप कहोगे कि भाई लेट से आपको गंदा पानी है तो गर्म करके फिर ठंडा करके तब करना है। आपके आरओ है, फिल्टर है, तब आप नॉर्मल क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिक्स कर लो। तो यू हैव टू मिक्स इन 1 liter ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, पूरा पैकेट, हाफ हाफ का फंडा नहीं होता, ठीक है, पूरा पैकेट इन 1 liter एंड देन यू हैव टू टेक as in when you can, और 24 आवर्स तक एक वो पूरी बॉटल पीनी होती है एंड यू कैन यूज एज मच एज यू वांट पर डे, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द नॉन डायरियल यूज ऑफ ओआरएस। नॉन डायरियल यूजेस क्या है? एक तो डायरिया हो गया यूज ओआरएस का, प्लस पोस्ट सर्जिकल, पोस्ट बर्न, पोस्ट ट्रॉमा, ये आपको मेंटेनेंस ऑफ हाइड्रेशन न्यूट्रिशन मेंटेन करनी है। तो ओआरएस क्या, देयर मेनी यूजेस, ठीक है, ये पूछ सकते हैं आपके। ऑल्सो कैन यूज इन हीट स्ट्रोक, ठीक है, या फिर आपको आईवी टू एंट्रल आपको फीडिंग में आप चेंज करो तब आप ओआरएस यूज करो, ठीक है। तो ओआरएस इज अ सेपरेट क्वेश्चन ऑल टुगेदर। तो जो मैंने बताया सीवियर, सम नो, सीवियर में आपका लिथार्जिक हो जाएगा चाइल्ड जो है, या फिर लिथार्जिक हो, संकन हो जाएगा, ठीक है, स्किन पिंच बहुत स्लोली वापस आएगा आपका। सम में क्या है, रेस्टलेस होगा आपका, ठीक है, और नो में कोई साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन नहीं होगा, ठीक है। तो पॉइंट इज लेस देन 5 to 10 और मोर देन 10, ठीक है, नो सम सीवियर। अगर जब भी अगर पेशेंट ओरली ले सकता है तो आप ओआरएस दोगे ओरली। जब पेशेंट आई ओरल नहीं ले सकता देन यू शिफ्ट टू आईवी, अदरवाइज स्टिक विद ओरल ओआरएस ओनली, ठीक है। हाँ, नाउ कमिंग ऑन टू जिंक। अब बच्चों में हम जिंक ऐड करते हैं, ठीक है, एडल्ट्स में नहीं करते हैं, ठीक है। ये देखा गया है जिंक से कि ड्यूरेशन ऑफ डायरिया कम करता है, रिकरेंस कम करता है, ठीक है, सिवियरिटी कम करता है बच्चों में। एडल्ट्स में हम नहीं देते ऐसा कुछ। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये सीएमपी इनहिबिट कर देता है आपका एंड स्ट्रेंथन्स इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन रीजनरेशन ऑफ इंटेस्टाइनल एपिथेलियम एंड दैट्स व्हाई आई गेस स्ट्रेंथनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम की वजह से हम यही आपका कोविड में भी ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो पीडियाट्रिक चिल्ड्रन में हम जिंक यूज करते हैं अलॉन्ग विद ओआरएस फॉर 14 डेज। कमिंग ऑन टू देन कम टू मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रिशन। पहले तो हमने आपका रिहाइड्रेट कर दिया, ठीक है, ओआरएस दे दिया। अब मेंटेनेंस में क्या है, फीडिंग शुड नॉट बी स्टॉप, चाहे एडल्ट हो यंग हो, खाना बंद नहीं करना है, खाना पीना जो आप खा पी रहे हो सब कुछ खाना पीना है, ठीक है। इससे आपका मालन्यूट्रिशन हो सकता है और डायरिया कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। इन केस ऑफ चिल्ड्रन ब्रेस्ट मिल्क, हाफ स्ट्रेंथ ऑफ बफेलो मिल्क, बॉइल्ड पोटैटो, राइस, सागो, बनाना कैन बी गिवन डिपेंडिंग ऑन द एज, ठीक है। ये चीजें बंद नहीं होंगी। तो कभी भी कोई क्वेश्चन है डायरिया पे तो पहले फर्स्ट ट्रीटमेंट यू हैव टू राइट ऑल दिस, ठीक है, ओआरएस देना है, फीडिंग करानी है, ठीक है, सम मॉडरेट सीवियर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देन कम टू ड्रग थेरेपी, चाहे किसी भी एज का हो, और देन कम टू ड्रग थेरेपी। अब ड्रग थेरेपी में क्या हो सकता है भाई, आपको क्या पता वो इन्फेक्टिव है नहीं डायरिया, भाई इन्फेक्टिव है तो आप एंटीबायोटिक शुरू करोगे, और नहीं है तो आप डायरेक्टली ओआरएस शुरू करोगे, ओआरएस तो इन एनी केस करना ही है, ठीक है। तो हाउ वुड यू नो इट? तो अगर ब्लड है, म्यूकस है,
स्टूल में या फीवर है पेशेंट को, देन यू कैन से इट्स मोस्ट प्रोबेबली अ बैक्टीरियल कॉज, और ये कुछ भी नहीं है इनमें से, तो यू कैन से इट इज मोस्ट प्रोबेबली नॉन बैक्टीरियल कॉज या ओनली वायरल कॉज। ठीक है, तो ओआरएस बोथ केस में दोगे आप, बट एंटीबायोटिक्स विल ओनली गिवन इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अदर ड्रग्स हो गई जैसे लोपेरामाइड हो गई आपकी, ठीक है, डाइफेनॉक्सिलेट हो गई आपकी, ठीक है, ये आप इन्फेक्टिव डायरिया में नहीं देते हो, तो ये आपको बंद कराते हैं आपका ये बॉल मूवमेंट। बट ऑलवेज रिमेंबर ओपिएट्स आर ओनली गिवन व्हेन यू आर 100% कंफर्म कि इन्फेक्टिव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर पेशेंट आया आपके पास ठीक डायरिया से, आपने ओआरएस दिया ठीक नहीं हुआ, आपको लगा इन्फेक्टिव है, आपने इन्फेक्शन के लिए से ट्रीट कर दिया, आपको एंटीबायोटिक दे दिया, आपने स्टूल कल्चर कराया कुछ नहीं निकला, बट डायरिया भी है, देन यू कैन गो फॉर ओपियोइड्स। प्रॉब्लम क्या है ओपियोइड से, अगर आपने ओपियोइड दे दिया पहले तो वो फ्लेयर अप कर जाएगा, इट कैन लीड टू मेगाकोलॉन और इनफैक्ट इंटेस्टाइनल रप्चर हो। ठीक है, तो हम ओनली ओपियोइड्स तभी यूज करते हैं जब आपका इन्फेक्टिव रूल आउट हो चुका हो। अदर वन इज ऑक्ट्रियोटाइड, ये सोमेटोस्टैटिन एनालॉग है आपका। ठीक है, ये आपका सिक्रेटरी डायरिया, कार्सियड सिंड्रोम, डायरिया टू वेगोटमी, एड्स या एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में यूज करते हैं। ठीक है, अदरवाइज नहीं यूज करते ऑक्ट्रियोटाइड। ये आपका जनरली ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग वेरिसेस होती है, उसमें भी यूज करते हैं। ठीक है, उन चीजों में हम यूज करते हैं, अदरवाइज यूज नहीं करते। और दिस वाज अ न्यूअर ड्रग, जैसे का डोटल, कोई पूछे एग्जाम में न्यूअर ड्रग बताओ, तो दिस इज अ न्यूअर ड्रग। इट इज एन एनकेफेलिनेज इनहिबिटर, जो आपका एंडोजेनस ओपियोइड होता है एनकेफेलिन, उसे इनहिबिट करता है, उसके ब्रेकडाउन को इनहिबिट करता है आपका। ठीक है, तो इट कैन बी यूज्ड। अदर ड्रग्स इंक्लूड बेजोटॉक्सुमाब, ठीक है, प्रोफेलिमर एटसेट्रा। ठीक है, तो ये था आपका डायरिया। ठीक है, पहले हमने कॉन्स्टिपेशन पढ़ा आपने, ठीक है, उसकी ड्रग्स पढ़ी आपने ल्यूमिनल और आपने 8 and 1s। ठीक है, फिर आपने डायरिया पे आए, क्या क्या कॉजेज हैं आपके, ट्रीट कैसे करना है, रिप्लेनिश करना है, मेंटेनेंस देना है, और आपको एंटीबायोटिक्स कब देनी है, ओपियोइड्स कब देने हैं आपको। ठीक है, ये हो गया। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ आवर टॉपिक फॉर टुडे इज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। नाउ इसमें दो चीजें आती हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज। नाम से पता है यार इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। ठीक है, इडियोपैथिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती है, हमें एग्जैक्ट नहीं पता अभी भी ये क्यों होता है, किसी को होता है किसी को नहीं होता। ठीक है, मैनिफेस्टेशंस क्या हो सकते हैं इंटेस्टाइनल इसके, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, ब्लीडिंग, एनीमिया, वेट लॉस, दोनों में किसी में हो सकते हैं। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल क्या क्या हो सकते हैं इसके, आर्थराइटिस, एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस, यूवेइटिस, आयरियाटिस या एरिथेमा नोडुलम। ठीक है, इंटेस्टाइनल एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, इसके दोनों में Crohn's as well as ulcerative colitis. Now, what are the difference between Crohn's and ulcerative colitis? Now, Crohn's is a continuous disease, मतलब अगर आपका ये शुरू हुई तो लगातार एक साथ उस कोलोन या फिर बबल में एक साथ होगी। ठीक है, क्रॉन्स में स्किप लीजन्स होते हैं, थोड़ा पार्ट में वो फिर स्किप कर गया, फिर थोड़े पार्ट में हुआ, स्किप लीजन्स होता है। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस प्रीडोमिनेंटली सुपरफिशियल, सिर्फ आपका मिकोसा मिकोसा ऊपर ऊपर होता है, क्रॉन्स आपका पूरा ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होती है, दे जनरली स्टार्ट एट एनल वर्ड्स, नीचे से ऊपर आते हैं। ठीक है, और लगातार होगा, उसमें मेगा कोलोन की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्रॉन्स में उल्टा है। ठीक है, ये आपका जनरली आइलियोस्टिकल जंक्शन के अराउंड होता है आपका। ठीक है, और इट कैन लीड टू फाइब्रोसिस और स्ट्रक्चर ऑफ फिस्टुला, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस आपका मेगा कोलोन ज्यादा करा सकता है। ठीक है, दोज आर द डिफरेंसेस बिटवीन अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज। नाउ कमिंग ऑन टू फार्माकोथेरेपी ऑफ बोथ, दोनों की फार्माकोथेरेपी मोर और लेस सेम है। ठीक है, फर्स्ट इज अमीनोसैलिसिलेट बेस्ड थेरेपी। ठीक है, अमीनोसैलिसिलेट्स आर ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ बोथ Crohn's as well as ulcerative colitis. Now next come the glucocorticoids. ठीक है, as you all know, glucocorticoids are immunosuppressants also. ठीक है, also other immunosuppressants such as mercaptopurine, azathioprine, methotrexate. Then come the recent approved drugs such as anti-TNF therapy, infliximab, adalimumab. ठीक है, और anti-integrin therapy such as natalizumab. ठीक है, ये सारी ड्रग्स आपको कैन यूज इन बोथ ulcerative colitis as well as Crohn's. Now, first coming on to aminosalicylates. Now, aminosalicylates is a main component is 5-aminosalicylic acid. ठीक है, it is a main inflammatory compound that acts locally in the colon.
नाउ जनरली क्या होता है आपका, ये अलग से नहीं होता, कॉम्बिनेशन में होता है। या तो आप ओलसेलाजिन में दोनों दोनों में 5-amino-salicylic एसिड होता है आपका, या सल्फासेलाजिन में आपका सल्फापाराडिन सब मिक्स होता है। ये 80% जनरली एब्जॉर्ब हो जाता है प्रॉक्सिमल जीआईटी में। ठीक है, 5-amino-salicylic एसिड आपका लोकली काम करता है। ठीक है, आपका वो लोकल काम करता है, ऐसे एब्जॉर्प्शन से कोई इसका एक्शन नहीं। ठीक है, जैसे सल्फासेलाजिन को आपने ब्रेक किया, बॉडी ब्रेक हुआ, तो 5 ASA और सल्फापाराडिन एब्जॉर्ब हो जाएगा, 5-amino-salicylic एसिड आपका लोकली काम करेगा। Now, this sulfaparidin is responsible for adverse drug reactions such as GI upset, bone marrow depression, hypersensitivity. ठीक है? Now, although different formulations such as time release tablets या pH आपने कोटिंग कर दी, ठीक है? These dissolve at pH 7. 7 of pH 7 पे डिसॉल्व हो जाती है। इसे इस प्रिपरेशन को बोलते हैं मिसलामिन। ठीक है, तब कोई सा भी यूज कर सकते हो इसमें, सल्फासेलाजीन, ओलसेलाजीन या फिर मिसलामिन, ऑल दीज कैन बी यूज्ड। ठीक है, तो दीज आर यूज्ड इन बोथ Crohn's as well as ulcerative colitis। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में प्रेडनिसोलोन बहुत सारी होती हैं। ठीक है, ऑल दीज कैन बी यूज्ड, और दीज आर हाईली इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग सिम्टम्स एज वेल एज इंड्यूसिंग रेमिशन इन बोथ अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड Crohn's डिजीज। ठीक है, तो दोनों में यूज करते हैं हम, और ट्रीटमेंट में भी एज वेल एज प्रिवेंशन में भी दोनों में यूज की जाती है। ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिस्पॉन्स IBD कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, उसके रिस्पॉन्स के ऊपर 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, स्टेरॉइड डिपेंडेंट और स्टेरॉइड रेजिस्टेंट। भाई जैसे आपने स्टेरॉइड बंद करी 6 महीने 1 साल देने के बाद, दोबारा से आपको सिम्टम्स आ गए, दोबारा से डिजीज आपकी क्लियर अप करती, दैट मीन्स योर पर्सन इज या डिजीज स्टेरॉइड डिपेंडेंट। सेकेंड इज स्टेरॉइड रेजिस्टेंट, की रिस्पॉन्स ही नहीं आया, आपने दिया कोई रिस्पॉन्स नहीं है, क्लियर अप अभी हुआ है, हो रहा है, सिम्टम्स अभी भी आ रहे हैं। ठीक है, इन दीज केसेस इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स आर रिकमेंडेड। फर्स्ट लाइन कभी भी इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स यूज नहीं करते। ठीक है, ऑलवेज दीज आर यूज्ड इन द लेटर पार्ट ऑफ थेरेपी। जैसे पेशेंट को अभी हुआ, आपने ASA से कंट्रोल किया, 5 years डाउन द लाइन मे बी ASA ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दोनों से कंट्रोल ना हो, देन यू वांट दीज इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स। नाउ दीज इंक्लूड azathioprine, methotrexate, cyclosporine. Other drugs such as TNF alpha inhibitors, जो recent है, these include infliximab. Now infliximab is a TNF alpha antibody, anti TNF alpha drugs है। ठीक है, तो आपका ये हर केस में यूज कर सकते हो, क्रॉन्स के, सच एज सीवियर एक्टिंग या फिस्टुलेटिंग वंस में, या फिर सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस दैट हैज नॉट इंप्रूव्ड विद IV immunosuppressant or corticosteroids. Now this has to be infused every 2 to 8 weeks, and it decreases acute flare-ups and helps in fistula closure. It is not regularly used. ठीक है, आपका कोर्स होता है, आपने 6 मंथली कोर्स किया आपने, देन यू स्टॉप इट। ठीक है, ऐसा रेगुलर कोर्स नहीं होता इन ड्रग्स का। प्रॉब्लम क्या है इनके साथ, इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज एंड लोअरिंग ऑफ रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शंस। वो इस पूरी डिजीज में यही होता है, आप इन्फ्लेमेशन की वजह से डिजीज है, आपने इन्फ्लेमेशन कम किया तो चक्कर में बॉडी रेजिस्टेंस कम हो गया, तो आपको और ड्रग से आपको जो है और इन्फेक्शन से आपको और इन्फेक्शन होने के चांसेस जाते हैं। न्यूअर वंस इंक्लूड एडालीमुबाब। ठीक, तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक ये था। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, उसमें आपके ड्रग्स आ गए, ऑस्मोटिक वंस या फिर इरिटेंट वंस, फिर न्यूअर वंस आ गए आपके। ठीक है, थेरेपी आप लिखते हो उसकी, यू विल स्टार्ट विद द बेसिक थेरेपी, है ना, कि फाइबर खाना है आपको, फिर देन यू कैन यूज लैक्टोलोज आल्सो। ठीक है, इसबगोल आल्सो यू कैन यूज, नहीं होता देन यू कैन गो टू इरिटेंट ड्रग्स। कॉन्ट्राइंडिकेशन दोनों की है अपनी अपनी, एक की मेगाकोलोन है, एक की आपका क्रॉनिक है। ठीक है, सेकंड क्या है, देन यू वांट टू मूव ऑन डायरिया। डायरिया में क्या होता है, एडियाज एडवर्स ड्रग रिएक्शन। क्या पूछ रहे हो, एडिया एडवर्स ड्रग रिएक्शन। सो अब सॉरी,
या सो देन व्हाट हैपेंड, क्या पता, हाँ, डायरिया पे। डायरिया की डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको। व्हाट इज डायरिया? डायरिया में मोर देन 3 है और कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है उसकी, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या होता है आपका, पहले आपको डिवाइड कि भाई वो डायरिया किसकी वजह से है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली वायरस की वजह से होता है, बैक्टीरियल कॉज भी होता है। बैक्टीरियल कॉज है तो यू कैन स्टार्ट विद एंटीबायोटिक्स, बट साथ में वायरस आपको देना ही है, चाहे कोई भी टाइप का चाहे कोई भी टाइप का आपका वो डायरिया हो। नॉन इन्फेक्टिव, इन्फेक्टिव में वायरस है तो आपको सिर्फ आपको वायरस देना है। आपको बैक्टीरियल है, देन यू कैन स्टार्ट विद एंटीबायोटिक्स, ठीक है, सच एज फ्लोरोक्विनोन, है ना। अब उस ये आपने दे दिया, अब आईवी और ओरल कब शुरू करो, उन सब में दोगे ओआरएस, ठीक है। लो ऑस्मोलर ओआरएस यूज करते हैं हम। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि मोस्ट कॉमनली वायरल है आपका, ठीक है। पुराने वाले से हम सोडियम कम किया हमने, ग्लूकोज कम किया हमने, बिकॉज ऑफ वो ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है। आपका सीएमपी इनिबिट करता है आपका सोडियम पोटेशियम को, ठीक है। तो आपका सोडियम क्लोराइड को इसी वजह से, ठीक है। प्रोटोजोल कॉज है आपका, बैक्टीरिया वायरल कॉज है, बैक्टीरियल कॉज है और कॉलरा कॉज है, जो आपको गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर काम करता है आपका, ठीक है। आईवी कब देते हैं हम? सीवियर मिलते हैं जब ओरली नहीं लेता। जो आपने आईवी दिया सीवियर से मॉडरेट में, यू शिफ्ट टू ओरल वन, ठीक है। बच्चों में हम जिंक ऐड करते हैं, ठीक है, कि भाई जिंक से हमने देखा गया कि सीवियरिटी कम हो जाती है आपकी, जो लेंथ है ऑफ डिजीज है वो कम हो जाती है, आपकी मोर्टेलिटी कम हो जाती है, ठीक है। घर में भी बना सकते हैं हम ये, ठीक है। ओआरएस को, ओआरएस कैसे प्रिस्क्राइब करते हैं हम? 1 लीटर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर में, कहीं नहीं लिखा ये कि आपको बॉईल करके ठंडा करना है। नो वेयर इट इज रिटन, इट एवरीवेयर इट इज इन अ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। एक सैशे 1 लीटर में बनाना है, विद इन 24 आवर्स यू हैव टू कंज्यूम, ठीक है। और पानी की जगह आप बोलोगे पेशेंट को सिर्फ आपको ओआरएस पीना है, ठीक है। ऑलवेज फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी इज दिस ओनली, ठीक है। नहीं होता देन यू कैन स्टार्ट विद द, आप अगर आपको लगता है कि इन्फेक्टिव नहीं है, इन्फेक्टिव है तो ऑब्वियसली एंटीबायोटिक्स करोगे। इन्फेक्टिव रिलोड कर लिया आपने, एंटीबायोटिक्स प्रोफिलैक्टिकली दे दिया आपने, तब भी नहीं होता, देन यू कैन यूज विद लोपेरामाइड्स एंड अदर ओपिएट्स, ठीक है। अदरवाइज दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, नहीं तो आपका बस हो सकती है आपकी, या फिर इन्फेक्शन इंक्रीज हो सकता है आपका कोलोन या फिर जीआईटी में। नाउ कमिंग ऑन टू द इन्फ्लेमेटरी डिजीज, 2 टाइप की है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स, ठीक है। दोनों आपके इडियोपैथिक है, आपके बहुत सारे रीजन है, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस सुपरफिशियल होता है आपका, कंटिन्यूअस एनल वर्सल लीजन्स होते हैं, कॉमनली लीड टू टॉक्सिक मेगाकोलॉन और या मेगाकोलॉन। क्रॉन्स में क्या है आपका? क्रॉन्स में आपके ट्रांसम्यूरल पूरी थिकनेस इन्वॉल्व करता है, आपका स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं और स्किप लीजन्स होते हैं, जनरली आइलियोसिकल रीजन के होते हैं, ठीक है। दोनों के बेसिक ट्रीटमेंट्स क्या है आपके? फर्स्ट इज 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड, glucocorticoids, or you can use either anti-TNF inhibitors or immunosuppressants such as methotrexate, ठीक है। इन अदर केसेस सच है जहां पे आपके सीरियसनेस हो गई, जहां पे आपके स्ट्रक्चर्स हो गए, या जहां पे मेगाकोलॉन हो गया आपका, वहां पे आपको ऑपरेट करना पड़ता है। हाँ, ओआरएस एंड इलेक्ट्रॉल आर सेम, इलेक्ट्रॉल ब्रांड नेम है ना। तो ओआरएस और इलेक्ट्रॉल एक ही चीज है ना। तो आपको उसमें आपको ऑपरेट करना पड़ता है, बट अल्टीमेटली यू हैव टू मेंटेन देम ऑन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एएसए, या फिर आपका ये एंटी टीएनएफ ड्रग्स, ठीक है। आप कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछ लो, बताओ कोई क्वेश्चन है तो बताओ। नहीं, मैं स्लाइड आगे नहीं बढ़ाता, आई वाज जस्ट डिस्कसिंग इट, ठीक है। यहीं तक था, उसके बाद आपका मेरा आज का टॉपिक खत्म हो गया, तो किसी का क्वेश्चन है वो पूछ लो आप।